तो भाई आज हम बात करेंगे कि आखिर गॉड वैली आर्क के दौरान कौन सा कैरेक्टर एक्चुअली में कितना पावरफुल था। और मैं तुम्हें एक चीज पहले क्लियर कर दूं कि भाई आज की वीडियो में मैं तुम्हें कोई भी मांगा पैनल नहीं दिखाने वाला, क्योंकि जैसे कि तुम में से बहुत से लोगों को पता भी होगा कि मेरी पिछली वीडियो में मुझे शोशा की तरफ से कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया था, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा डिप्रेस भी हो गया था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि भाई क्यों ना फेस कैम वीडियोस बनाई जाए, और इसलिए आज हम बात करेंगे टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स ऑन गॉड वैली पर। क्योंकि भाई चैप्टर 1161 रिलीज होने के बाद बहुत से लोग द गोट व्हाइट बियर्ड का मजाक बनाने लग गए थे और ट्विटर पे उन्हें द रन बियर्ड बुलाने लग गए थे कि भाई व्हाइट बियर्ड तो एक नंबर के डरपोक थे, वो तो बैटल से भाग जाया करते थे, वो तो गॉड वैली पर गाप से डर गए थे। तो क्या भाई व्हाइट बियर्ड सच में गाप से गॉड वैली पर डर गए थे या फिर रीजन कुछ और था? वेल, इसका आंसर भी आज की वीडियो में तुम्हें मिल जाएगा। तो भाई हमेशा की तरह ये वीडियो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो बिना किसी देरी के यार लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो भाई अगर सबसे पहले बात करें हम द स्ट्रॉन्गेस्ट की, सो भाई नो डाउट ईमू वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑन द गॉड वैली। और भाई रॉक्स, रॉजर, गाप और व्हाइट बियर्ड उसके आसपास भी नहीं थे, और ये चीज तभी प्रूव हो गई थी जब एक मांगा पैनल में हमें दिखाया गया था कि कैसे गाप, रॉजर, काइडो, व्हाइट बियर्ड, बिग मॉम ये सब मिलकर अपना एक कंबाइन अटैक ईमू के ऊपर करते हैं, और ईमू सभी के अटैक को सीधा सीधा अपने ऊपर ले लेता है। और मैं यहाँ ये बिल्कुल भी नहीं बोला कि भाई इनके कंबाइन अटैक के बाद ईमू को कुछ भी नहीं हुआ, डेफिनेटली ईमू को अच्छा खासा डैमेज हुआ था, लेकिन अगले ही सेकंड ईमू दोबारा से रीजनरेट हो जाता है और रॉक्स को पेल देता है। और भाई रॉक्स वहां पर लिटरली उन सभी में से आर्ग्यूबली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर था, और ईमू ने उसे लिटरली एक सेकंड के अंदर पेल दिया और उसे डोमी रिवर्सी मार दिया, मतलब उसे लिटरली एक डीमन में ट्रांसफॉर्म कर दिया। और भाई इससे हमें पता चलता है कि क्यों भाई रॉक्स जब ईमू से उसके फ्लावर रूम में मिला था तो ईमू ने वहां पे कुछ रिएक्ट नहीं किया था, क्योंकि भाई ईमू ने कभी भी रॉक्स को अपने लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट माना ही नहीं था। लेकिन जब रॉक्स ने वहां पर डेवी जोन्स का नाम मेंशन किया तब ईमू को लगा शायद रॉक्सी डेवी जोन्स है, और तभी तुमने नोटिस किया होगा कि जब ईमू गॉड वैली पे आता है तो वो वहां पर रॉक्स को डेवी जोन्स कह के बुलाता है, और रॉक्स उसे बताता है कि भाई वो डेवी जोन्स नहीं है। और उसके बाद हमने देखा था कि भाई उसने रॉक्स के साथ क्या किया था, मतलब उसने रॉक्स को एक डीमन में ट्रांसफॉर्म करके अपना पपेट बना लिया था। लेकिन भाई सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात तो ये है कि वहां पर रॉक्स, रॉजर, गाप, व्हाइट बियर्ड, बिग मॉम, काइडो इन लोगों ने ईमू के ऊपर कोई नॉर्मल अटैक नहीं किया था, बल्कि इन सभी लोगों ने मिलकर अपना एक बहुत ही पावरफुल नेम अटैक यूज किया था ईमू के ऊपर, और ईमू ने इस अटैक को सीधा सीधा अपने ऊपर ले लिया था और उसे एक घंटा फर्क नहीं पड़ा था, मतलब वो एक सेकंड के अंदर रीजनरेट हो गया था या हो गई थी। हमें इसका जेंडर अभी तक रिवील नहीं किया गया है, लेकिन भाई ये चीज दिखाता है कि ईमू एक्चुअली में कितना पावरफुल है। सो भाई नो डाउट ईमू वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑन द गॉड वैली, और ये पोजीशन से कोई नहीं ले सकता। और भाई नंबर 2 पे नाम आता है, तुम में से बहुत से लोगों ने गेस भी कर लिया होगा, रॉक्स टी ज़ेबेक का। और भाई ये चीज खुद रॉक्स ने प्रूव की हुई है कि क्यों वो ओल्ड एरा का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट था, जहां में खुद दिखाया गया है कि कैसे भाई रॉक्स ने अपने इंट्रोडक्शन के टाइम पे ही एक एडमिरल को पेल दिया था, मतलब भाई लिटरली एक एडमिरल को मार दिया था। और जैसा कि मैं बताया गया है कि भाई ये एडमिरल्स पावर हाउस ऑफ द मरीन्स होते हैं, मतलब मरीन्स के अंदर ये सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं, और रॉक्स ने अपने इंट्रोडक्शन के टाइम ही एक एडमिरल को लिटरली मार दिया था। और भाई सिर्फ यही नहीं, बल्कि वो मैरीजॉस के अंदर घुसकर वहां के सबसे सिक्योर रूम, यानी उस रूम में जहां पे ईमू रहता है, उसके अंदर एंटर करके वो लिटरली ईमू से फेस टू फेस बात भी करता है, जहां पे वो ईमू को बताता भी है कि कैसे वो उसके सबसे बड़े दुश्मन यानी डेवी जोन्स का सबसे बड़ा फैन है। और ये बोलने के बाद वो लिटरली वहां से जिंदा वापस भी आ जाता है, जो कि भाई कोई छोटी मोटी फीट बिल्कुल नहीं है। और यहाँ तक कि उसके भागते टाइम हमने उसके और हेराल्ड के बीच एक बहुत ही पावरफुल हाकी क्लैश भी देखा था, जहां से हमें भी पता चला था कि कैसे भाई रॉक्स एक बहुत ही पावरफुल एडवांस कॉन्कर हाकी यूजर भी था। और तुम कैसे बोल सकते हो कि भाई उसने अपने क्रू को लिटरली डेवी जोन्स गेम्स खेलकर बनाया था, मतलब उसने शीकी, व्हाइट बियर्ड और बिग मॉम जैसे बंदूक को डेवी जोन्स गेम्स में हराया और फिर अपने क्रू में शामिल किया था, जिससे समझ आता है कि भाई वो अपने क्रू का लिटरली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर था, और इसीलिए शायद वो कैप्टन भी था। और भाई सिर्फ यही नहीं, बल्कि हमें एक पैनल में ये चीज बताई गई थी कि भाई रॉक्स पायरेट्स के टाइम पर रॉजर पायरेट्स भी एग्जिस्ट करते थे, पर इस एरा को रॉक्स का एरा बोलना गलत नहीं होगा। और ये चीज हमने गॉड वैली पे भी देखी थी कि कैसे एक सीन में जहां हमने देखा था कि कैसे रॉक्स अपनी बीवी एरिस और बच्चे टीच को बचाकर भाग रहा होता है, और इसके पीछे लिटरली गार्लिंग पड़ा होता है, और हमने देखा था कि गार्लिंग वहां पे अकेला नहीं होता है, उसके साथ लिटरली बहुत बड़ी डीमंस की आर्मी होती है, जो कि डेविड क्राइम्स के ही मेंबर्स होते हैं, जिन्हें डीमंस में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया होता है, प्लस उसके साथ गॉड नाइट्स की एक मेंबर भी होती है, और वो सब लोग मिलकर रॉक्स का पीछा कर रहे होते हैं। और तभी एरिस भी रॉक्स से बोलती है कि वो इस तरह से उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा और वो यहाँ से अपना ख्याल रख सकती है, और वो ऐसा बोलकर वहां से चली जाती है। और जो देखकर गार्लिंग बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है कि अब वो रॉक्स को अकेला हरा देगा, लेकिन फिर हमने देखा था कि भाई रॉक्स ने क्या किया था, वो लिटरली वहां पे गार्लिंग, उसकी डीमन आर्मी और उसके साथ जो एक गॉड नाइट्स की मेंबर थी, उन सभी को अकेले खत्म कर देता है। और हमने खुद एक पैनल में देखा था कि कैसे गार्लिंग जमीन पर पड़ा हुआ होता है, और वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होता है कि भाई वो एक पूरी डीमन आर्मी के साथ मिलकर भी रॉक्स को हरा नहीं पाया। तो भाई नो डाउट ईमू के बाद लिटरली रॉक्स सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर था गॉड वैली पर। वही रॉक्स के बाद नाम आता है नंबर 3 पर मंकी डी गाप का। और गाप का नाम सुनते ही इससे पहले तुम कमेंट सेक्शन में कुछ लिखना स्टार्ट करो, पहले वीडियो को पूरा देख लो, तुम खुद समझ जाओगे कि मैंने गाप को नंबर 3 पे क्यों रखा है। लेकिन इसे समझने से पहले तुम्हें पहले प्राइम टाइम को समझना होगा,
क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि भाई जब किसी कैरेक्टर के प्राइम टाइम की बात हो रही है मतलब उनके यंग वर्जन की बात हो रही है, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है। क्योंकि भाई प्राइम टाइम का मतलब होता है जब कोई इंसान फिजिकली और मेंटली अपने पीक पर होता है, मतलब वो अपने फुल पोटेंशियल पे होता है। लेकिन वन पीस में इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है, जहाँ पे जब किसी कैरेक्टर के प्राइम टाइम की बात हो रही होती है तो उसके यंग वर्जन की बात नहीं हो रही होती है, बल्कि उसके उस टाइम की बात हो रही होती है जिस टाइम पे वो अपने फुल पोटेंशियल पे था, यानी जिस टाइम पे वो सबसे ज्यादा पावर पोजेस करता था। और ये चीज खुद ओडा सेंसेई ने हमें इनडायरेक्टली दिखाई हुई है। फॉर एग्जांपल बिग मॉम और काइडो, जहाँ पे वानो आर्क के दौरान जब बिग मॉम और काइडो ने टेम्परेरी अलायंस कर लिया था, तो भाई उसी टाइम पे हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक मरीन ऑफिसर जब सारे ही योंकोस की बाउंड्रीज को रिवील कर रहा था, तो भाई वो वहाँ पे काइडो की बाउंड्री को रिवील करते टाइम बोलता है कि कैसे जब काइडो रॉक्स पायरेट्स में था तो वो सिर्फ एक अप्रेंटिस था, लेकिन अभी के टाइम पे वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है, जिस वजह से अभी के टाइम पे उसके ऊपर पूरे 4.6 बिलियन बैरल्स की बाउंड्री है। तो हाँ भाई, नो डाउट जब बिग मॉम और काइडो रॉक्स पायरेट्स में थे तो वो बहुत ज्यादा यंग थे, लेकिन वो अपने प्राइम टाइम में नहीं थे। क्योंकि भाई जिस काइडो को हम लोग ने वानो में देखा था वो लिटरली अपने प्राइम टाइम में था, और हमने देखा भी था कि भाई काइडो उस टाइम पे कितना पावरफुल था कि उसे हरा पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, क्योंकि उस टाइम पर वो लिटरली अपने फुल पोटेंशियल पे था। और यही सेम चीज बिग मॉम पे भी अप्लाई होती है, जहां हमने देखा था कि कैसे होल के आर्क के दौरान भी बिग मॉम कितनी ज्यादा पावरफुल थी कि भाई लिटरली लूफी भी उससे बचकर भाग रहा होता है। तो आई होप अब तुम समझ गए होगे कि भाई वन पीस में कैरेक्टर से प्राइम टाइम का मतलब उनकी यंग वर्जन नहीं होता, बल्कि उस टाइम की बात हो रही होती है कि जिस टाइम पर वो सबसे ज्यादा पावर पोजेस करते थे और जिस टाइम पे वो अपने फुल पोटेंशियल पे थे। और यही चीज गाप पे भी अप्लाई होती है कि भाई गाप लिटरली अपने 40 से 60 के बीच में अपने प्राइम टाइम में था, और ये वही टाइम था जिस टाइम की बात चिंजाओ ड्रेसोसा में कर रहा था, जहां वो बताता भी है कि कैसे उस टाइम पर लिटरली गाप को सारे ही पायरेट्स डीमन कह के बुलाया करते थे और उससे बहुत ज्यादा डरा करते थे। और भाई गॉड वैली के टाइम पे गाप लिटरली अपने 40s में ही था, मतलब वो लिटरली अपने प्राइम टाइम में था। और यही रीजन था कि चैप्टर 1161 में लिटरली बिग मॉम, काइडो और यहाँ तक कि व्हाइट बियर्ड भी गाप से बचकर भाग रहे होते हैं। और जहाँ पे बिग मॉम बोल भी रही होती है कि अगर हम लोग मिलकर गाप से लड़ते हैं तो इट विल गो फॉरएवर, मतलब वो लोग कभी भी गाप को नहीं हरा पाएंगे और उनका ये मैच फॉरएवर यानी हमेशा तक चलता रहेगा। मतलब गाप वहाँ पे इतना पावरफुल था। और ये बोलते टाइम हमने देखा था कि व्हाइट बियर्ड भी भाग रहे होते हैं, मतलब वो भी बिग मॉम की बात से एग्री कर रहे होते हैं। और फिर आगे हम ये भी देखते हैं कि कैसे गाप को रोकने के लिए बिग मॉम लिटरली प्रोमेथियस और ज्यूस को मिलाकर एक बहुत ही पावरफुल कंबाइन अटैक करती है गाप के ऊपर, और उस अटैक को गाप लिटरली अपने ऊपर ले लेता है। लेकिन इतने पावरफुल अटैक के बाद भी गाप को लिटरली वहां पे कुछ भी नहीं होता, उल्टा वो बिग मॉम का मजाक उड़ाने लग जाता है कि भाई इस अटैक से तो तुम मेरी एक रिब को भी टोस्ट नहीं कर सकती। तो भाई गाप लिटरली गॉड वैली के टाइम पर एक मॉन्स्टर था। और भाई गाप सिर्फ उस टाइम पे फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं था, बल्कि वो एक हाकी मास्टर भी था, जिसका प्रूफ हमें तब मिला था जब रॉजर और गाप मिलकर डोमी रिवर सी रॉक से लड़ रहे होते हैं, जहां पर एक पैनल पे रॉजर बोल रहा होता है कि वो अपनी कॉन्कर्स हाकी को अपनी स्वॉर्ड में इन्फ्यूज करके रॉक्स पर अटैक कर रहा है, मतलब वो अपनी एडवांस कॉन्कर यूज कर रहा है, लेकिन रॉक्स के ऊपर तो कोई असर ही नहीं हो रहा। और रॉजर को समझ नहीं आ रहा होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और गाप वहां पे रॉजर को समझाता है कि तुम अपनी हाकी को एक ऑफेंसिव वे में यूज कर रहे हो, मतलब वो अपनी स्वॉर्ड में अपनी कॉन्कर्स हाकी को इन्फ्यूज करके रॉक्स के ऊपर अटैक कर रहा है, लेकिन वहीं पे रॉक्स भी अपनी कॉन्कर्स हाकी को यूज कर रहा है, लेकिन डिफेंसिव वे में, जिस वजह से इन दोनों की कॉन्कर्स हाकी एक दूसरे को कैंसिल कर दे रही है। और ये चीज रॉजर को समझ नहीं आई, लेकिन गाप को समझ आ गई, जिससे हमें पता चलता है कि भाई गाप का बैटल आईक्यू भी कितना अच्छा था, कि कैसे गाप लड़ते टाइम अपने एनिमीज के हर मूव्स को ट्रैक करता था, और वो ये चीज समझ गया कि कैसे रॉक्स अपनी डिफेंसिव वे में अपनी कॉन्कर्स हाकी को यूज कर रहा है, जिस वजह से उनकी कॉन्कर्स हाकी का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे की कॉन्कर्स हाकी को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। तो हाँ भाई, गाप से फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं था, बल्कि वो हाकी को भी बहुत अच्छे से समझता था, और वो एक हाकी मास्टर भी था, और इसलिए मैंने उसे नंबर 3 पर रखा है। वही गाप के ठीक बाद नाम आता है उसी के ग्रेटेस्ट राइवल यानी गोल्ड डी रॉजर का, जो कि ऑलमोस्ट गाप के लेवल पे था, क्योंकि उस टाइम पर इन दोनों की बैटल्स आपस में चलती रहती थी। और भाई रॉजर खुद भी एक बहुत ही एडवांस हाकी यूजर था, और भाई रॉजर सिर्फ गाप का ही नहीं बल्कि रॉक्स जैसे बंदे का भी एक ग्रेटेस्ट राइवल था। और इसलिए मैं रॉजर के बारे में ज्यादा बात नहीं करने वाला, क्योंकि मैंने ऑलरेडी रॉजर के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, और तुम में से बहुत से लोगों को पता भी होगा कि भाई रॉजर ओल्ड एरा के टाइम में कितना पावरफुल था। और इसलिए हम आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे 5th नंबर पे नाम आता है व्हाइट बियर्ड का, जिनका नाम सुनकर तुम में से बहुत से लोग बोल सकते हैं कि भाई तूने व्हाइट बियर्ड को इतना नीचे क्यों रखा है। और कुछ लोग तो ये भी बोलेंगे कि भाई व्हाइट बियर्ड तो गाप और रॉजर से भी ज्यादा पावरफुल थे, तो तूने उसको इतना नीचे क्यों रखा है। तो पहले मेरी बात सुन लो। तो भाई मैंने व्हाइट बियर्ड को इतना नीचे इसलिए रखा है क्योंकि भाई व्हाइट बियर्ड गॉड वैली के टाइम पर अपने प्राइम टाइम में नहीं थे, और यहाँ तक कि उन्हें उनका लेजेंडरी नेम द व्हाइट बियर्ड वो भी नहीं मिला था। क्योंकि अगर तुम दोबारा से मांगा पढ़ोगे तो तुम देखोगे जितना भी पास्ट हमें अभी तक दिखाया गया है उसमें व्हाइट बियर्ड को कभी भी किसी ने व्हाइट बियर्ड कह के नहीं बुलाया, हर कोई उन्हें न्यू गेट कह के बुलाता था, और उन्हें उनका लेजेंडरी नेम यानी द व्हाइट बियर्ड उस टाइम तक नहीं मिला था। और यहाँ तक कि उस टाइम पर उनके पास द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन का टाइटल भी नहीं था, क्योंकि गॉड वैली के बाद जब व्हाइट बियर्ड ने अपना खुद का एक पायरेट क्रू स्टार्ट किया था द व्हाइट बियर्ड पायरेट्स के नाम से, तब जाकर उन्हें उनका फेमस नेम द व्हाइट बियर्ड मिला था। और फिर आगे जाकर जब उनके क्लैश रॉजर के साथ फेमस होने लग गए, तब जाके उन्हें द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन का टाइटल मिला। तो हाँ भाई, गॉड वैली आर्क के टाइम ना ही उनके पास द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन का टाइटल था, और ना ही उनके पास उनका निक नेम द व्हाइट बियर्ड था, और उस टाइम पर वो उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं थे, ना ही वो अपने प्राइम टाइम में थे। और इसलिए चैप्टर 1161 में वो गाप से बचकर भाग रहे होते हैं, क्योंकि गाप उस टाइम पर लिटरली एक मॉन्स्टर था। तो इन सिंपल वर्ड्स भाई, गॉड वैली के टाइम पर व्हाइट बियर्ड अपने प्राइम टाइम में नहीं
थे, ना ही वो वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट मैन थे, लेकिन फिर भी वो रॉक्स पायरेट्स के सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर थे और इसलिए वो इस लिस्ट में होना डिजर्व करते हैं। सो आई होप अब तुम्हें तुम्हारे आंसर्स मिल गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर तुम्हारे मन में कोई भी क्वेश्चन है या फिर कोई डाउट है तो तुम मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बाकी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और हमेशा की तरह मिलता हूं मैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, बाय।